गर्मियों की छुट्टियों में मेरी पत्नी शानवान और मैंने 2 महीने पूरी तरह से आराम और मौज मस्ती में बिताए, लेकिन मैंने अपने कमरे में अपना होमवर्क का एक भी काम हाथ नहीं लगाया था। अभी अभी मेरी पत्नी और मैंने प्यार किया ही था कि मुझे एक चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। मेरे फिजिक्स टीचर ने असल में इस्तीफा दे दिया था। अब मुझे आखिरकार अपना सारा बचा हुआ होमवर्क पूरा नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। हे। मेरी प्यारी पत्नी शानवान मेरे पीछे चुपके से हंस रही थी। वह धीरे से बोली, क्या तुम्हें सच में अपने फिजिक्स टीचर इतने नापसंद हैं? ऐसा नहीं है, मिस्टर शिया असल में एक अच्छे इंसान हैं। बस बात यह है कि मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर शिया ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? फू वानवान ने पूरी तरह से मासूम होने का नाटक किया, जैसे उसे गॉसिप में जरा भी दिलचस्पी न हो। क्यों? बूढ़े शिया ने आज क्लास में ही यह बात बताई। उनकी बेटी को आदमियों का बहुत ज्यादा शौक है और वह अपने जरूरी कामों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। चूंकि कंपनी संभालने के लिए अब कोई बचा नहीं है, इसलिए उन्हें खुद ही वापस जाकर काम संभालना पड़ेगा। मुझे हैरानी हुई कि यह सुनकर फू वानवान के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। क्या डैड सच में सबके सामने मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं? हाँ। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने आगे कहा, तुम्हें सच में उनकी उस बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वही जिसे आदमियों का बहुत शौक है और जो अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराती है। तो फिर बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर गहरी राहत के भाव थे, जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उनकी उस निकम्मी बेटी की वजह से मैं आखिरकार फिजिक्स के इस जंजाल से हमेशा के लिए आजाद हो गया। फू वानवान ने मुझे याद दिलाते हुए कहा, मिस्टर शिया ने बस तुम्हारी क्लास पढ़ाना छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब ये विषय पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं इतना बदनसीब हूँ, इतना बदनसीब कि मुझे फिर से उसके जैसा कोई सख्त टीचर मिल जाए। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस बार हमें कोई खूबसूरत महिला टीचर मिलेगी? फू वानवान, जिसे शायद इस समय खूबसूरती शब्द का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने तुरंत मुझे एक चेतावनी भरी नजर से देखा। अब तुम क्या साजिश रच रहे हो? अपनी हद में रहो और याद रखना कि तुम मेरे हो। मैंने तुरंत हार मान ली। मैं अपनी पत्नी की बाहों की पनाह छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिरकार उस रात बाद में मैं उसके कमर पर हाथ फेरना चाहता था। अगली सुबह जब मैं जागा तो घर में सिर्फ मैं ही बचा था। डाइनिंग टेबल पर एक नोट पड़ा था जो फू वानवान ने मेरे लिए छोड़ा था। मैं काम पर चली गई हूँ। एक अच्छे बच्चे की तरह अपना नाश्ता खत्म कर लेना। मेरे सीनियर ईयर की सबसे पहली क्लास फिजिक्स की थी। घंटी बजी। क्लासरूम 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। ये मुझे 3 मिनट दो, मुझे उस औरत के बारे में हर एक जानकारी चाहिए। सहज ही मैंने पोडियम पर खड़ी उस औरत की तरफ देखा। मेरे दिल को अचानक एक जोरदार झटका लगा। तो पिताजी। फिर जैसे किसी अजीब सी धुन में आकर मैं अचानक बोल पड़ा, पत्नी। अगले ही पल क्लास के हर स्टूडेंट की नजर मुझ पर टिक गई। यह एहसास होते ही कि मैंने गड़बड़ कर दी है, मैं जल्दी से खड़ा हुआ और सफाई देने लगा। मुझे माफ करना टीचर, मैं असल में थोड़ा मंदबुद्धि हूँ। जब भी मैं किसी खूबसूरत औरत को देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता और पत्नी चिल्ला उठता हूँ। फू वानवान एक पल के लिए रुकी। युवा पुरुषों को सच में थोड़ा और संयम बरतना चाहिए। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम फू वानवान है। काम में बदलाव के कारण टीचर शिया ने कुछ समय के लिए नान यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। आपके सीनियर ईयर के बाकी समय के लिए मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। क्लास के तरीके और मूल्यांकन के तरीकों के बारे में मैंने टीचर शिया के साथ पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। हम ठीक उसी सिस्टम का पालन करेंगे जो उन्होंने बनाया था। आपके फाइनल परीक्षा के ग्रेड तय करने के लिए। ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जोरदार मुक्का मारा हो। मेरी पत्नी मेरी टीचर है। रुको, क्या वह जिंग यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर रही थी? वह अचानक नान यूनिवर्सिटी में कैसे आ गई? ये सच में कॉलेज का आखिरी साल है और मैं किसी तरह टीचर स्टूडेंट वाले रोमांस में फंस गया हूँ। यह बिल्कुल और पूरी तरह से बेतुका है। टीचर शिया ने पहले ही असाइनमेंट वाला होमवर्क मेरे ईमेल पर भेज दिया है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जल्द ही असाइनमेंट मेरे ऑफिस कमरा 803 में ले आना चाहिए। जिन छात्रों ने आज अपना होमवर्क नहीं लाया है, आपको इसे कल सुबह तक मेरे ऑफिस में जमा करना होगा। 3 दिन कैसे रहेंगे? हमें काम पूरा करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। होमवर्क सिद्धांत की बात है, खामोशी। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप में से कुछ लोग टीचर शिया के जाने की खबर सुनकर यह गलतफहमी पाल बैठे थे कि आप अब काम में ढिलाई बरत सकते हैं। कल सुबह 10 बजे आप में से जिन्होंने पहले मेरे ऑफिस में अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, आपके भागीदारी ग्रेड में से 50% काट ली जाएंगे। यह वह बात है जो आपके मिस्टर शिया ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले आप सभी को साफ साफ बताई थी। अभी मैं सच में पोडियम तक जाकर उसे खरी खोटी सुनाना चाहता हूँ। क्या वह छात्र, वह भाई असल में मेरे बारे में ही बात नहीं कर रहा है? कल ही तो वह किनारे से मुझे देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। ठीक उसी पल लड़कों में से एक छात्र, जिससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था, पूरी तरह से सोशल मोड में आ गया। मिस फू, क्या हम आपको वीचैट पर जोड़ सकते हैं? वीचैट को रहने ही दो। मेरे ईमेल पर काम के घंटों के दौरान पूरी नजर रखी जाती है। आज हमारी पहली औपचारिक मुलाकात है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपका मन करे। मिस फू, क्या आप सिंगल हैं? फू अनवान की नजर मेरी तरफ घूमी, बहुत ही हल्के से, लगभग बिना किसी को पता चले। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। हमें शादी का लाइसेंस मिले अभी कुछ ही देर हुई है। जब आप सब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं पूरी क्लास को शादी की मिठाइयां खिलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि साथ मिलकर काम करते हुए हमारा यह साल बहुत अच्छा बीतेगा। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, पूरी क्लास में एक बार फिर जोरदार हंगामा मच गया। हालांकि बाहर से मैं एक चट्टान की तरह अडिग बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी भावनाएं तूफान की तरह उमड़ रही थीं। मैंने अपने हाथ में पकड़े पेन को इतनी जोर से भींच रखा था कि मुझे लगा जैसे मैं उसे तोड़ ही दूंगा। दुझूठी। बाद में जब मैंने हमारी क्लास का ग्रुप चैट खोला तो ग्रुप का नाम पहले ही बदलकर यह हो चुका था, हम फू वानवान से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है वह थोड़ी सख्त हो, लेकिन कसम से वह बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी हाई क्वालिटी पत्नी ये मेरी झोली में कभी क्यों नहीं आती? बस तुम घर पहुंचने का इंतजार करो, मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा। जब उस शाम फू वानवान घर पहुंची तो उसे पहली मंजिल पर मैं कहीं भी नहीं मिला। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि मुख्य बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। छोटे वाले गेस्ट रूम के बिस्तर पर एक छोटा सा कंबल और एक तकिया रखा था। चैन, क्या तुम सच में बाहर नहीं आओगे? काम से घर लौटते समय मैं एक नए बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पास से गुजरी जो अभी अभी खुला है। मैं वहां से कुछ खाना ले आई हूँ, क्या तुम थोड़ा चखना चाहोगे? मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था और कमजोरी के एक पल में मैंने दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, तुम क्या लाई हो? जरा मुझे भी देखने दो। इसमें लैम्ब स्किवर्स, भेड़ के मांस की सीखें, स्टीयर फ्राइड पोर्क और पोर्क बेली है।
वह औरत सच में जानती है कि मुझे कैसे मनाना है, और ये सब मेरे पसंदीदा खाने हैं। जब मैंने दरवाजा खोला और उसका वह खूबसूरत चेहरा देखा तो मेरा सच में मन किया कि उसे जोर से एक चिकोटी काट लूं। मैंने फू वान वान के हाथों से बारबेक्यू की सीखें ले ली। हबी, क्या तुम अभी भी नाराज हो? अरे गुस्सा मत हो फू वान वान, मुझे हबी मत कहो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैंने कल अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, फिर भी तुम बस वहीं खड़ी होकर मुझे बेवकूफ बनते देखती रही। तुम्हें क्या हो गया है? अरे अरे, कोई झूठी उम्मीद मत पालो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें चेतावनी तो दी ही थी, है ना? असल में तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह देखकर कि मैं कितना गुस्सा था, फू वान वान अपनी लाल होठों पर एक शरारती मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाई। तो फिर मेरे प्यारे एचेंग, याद रखना कल अपना होमवर्क समय पर जमा कर देना, ठीक है? उसका वह इतराता हुआ शरारती अंदाज मुझे पागल कर देने वाला था। वैसे अगर तुम अभी लिखना शुरू भी कर दो तो भी मुझे शक है कि तुम इसे समय पर पूरा कर पाओगे। गुड लक, मैं स्टडी रूम में एक मीटिंग कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वहीं आकर मुझसे मिल लेना। हमारा प्यारा एचेंग अपना होमवर्क खुद ही पूरा कर सकता है। मैंने अपनी सारी झुंझलाहट खाने पर निकाली और फिर से अपने होमवर्क के बारे में सोचने लगा। पेट भरकर खाने के बाद और हुआ भी वही, जब भूख लगी होती है तो बस खाने की ही चिंता होती है, लेकिन एक बार पेट भर जाए तो अचानक लाखों दूसरी परेशानियां सामने आ जाती हैं। मैंने अपनी असाइनमेंट बुक खोली, खाली पन्नों को घूरा और देखते ही हक्का बक्का रह गया। होमवर्क की इतनी ज्यादा मात्रा ही अकेली समस्या नहीं थी, असली दिक्कत ये थी कि मुझे उनमें से एक भी सवाल हल करना नहीं आता था। मुझे पता था कि फू वान वान बहुत ही पक्के उसूलों वाली औरत है। अगर मैं कल सच में अपना होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो वह पक्का मेरे पार्टिसिपेशन पॉइंट्स काट लेगी। अरे भाड़ में जाए सब, किसी से मदद मांगना कोई शर्म की बात तो नहीं है, खासकर तब जब वह इंसान तुम्हारी अपनी पत्नी हो। मैंने स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे पत्नी जी, जरा मेरी मदद करना। मैं सीधे अंदर घुस गया। फू वान वान उस समय एक मीटिंग कर रही थी। कमरे के दूसरी तरफ रखी कंप्यूटर स्क्रीन से लोगों के हूंट करने की आवाजें आने लगीं। तभी काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी अभी क्या कर दिया है। घबराकर मैं जल्दी से स्टडी रूम से बाहर भागा। 1 मिनट बाद फू वान वान ने मुझे बिस्तर की चादर के नीचे सिर छिपाए हुए पाया। तुम्हें क्या चाहिए था? अभी बाहर निकलो। उन्होंने असल में किसी औरत को देखा तो नहीं है, तुम्हें पता है ना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज तो सुनी। कोई फर्क नहीं पड़ता तो सुन ली, कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी को पत्नी कहने में क्या बुराई है? आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी ही तो हूँ। तभी मैं चादर से बाहर निकला। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पत्नी जी, हमारी शादी की खातिर भले ही वह कितनी भी छोटी क्यों न रही हो, क्या मुझे अपने होमवर्क के लिए थोड़ा और समय मिल सकता है? फू वान वान को मानना पड़ा कि उन 2 शब्दों को सुनकर उसे सच में एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। उसने अपने होठों पर आती हुई मुस्कान को दबा लिया। नहीं, क्या तुम अभी मेरी पत्नी हो? मैं क्या तुम्हारी पत्नी हूँ? लेकिन मैंने आज क्लास में साफ साफ कहा था, होमवर्क उसूलों की बात है, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं लिखा है, मुझे तुम्हारे ग्रेड में से 80% नंबर काटने पड़ेंगे। फू वान वान, ये तो हद हो गई। क्या 50% की कटौती काफी नहीं है? अभी भी मेरे 3 क्रेडिट कम हैं। मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई की जरूरतें पूरी नहीं की हैं। अगर तुमने 80% काट ली तो मैं सच में ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। ओह पतिदेव, जब तुम चाहो तो तुम्हारी जबान सच में बहुत तेज चलती है। अगर तुम मुझे वापस पाना चाहते हो तो यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा आचेन कैसा प्रदर्शन करता है। मैं उसके करीब झुका। मेरी सांसें उसके होठों के कोने को हल्के से छू रही थीं। अगली चुनौती क्या है? छात्र आचेन, मुझ पर तुम्हारा लुभाना काम नहीं करेगा। इसके अलावा क्या मैंने यह नहीं सुना कि तुम जिस भी खूबसूरत लड़की को देखते हो उसे पत्नी कहकर बुलाते हो? बिल्कुल सही, मैं सच में हर खूबसूरत लड़की को पत्नी कहकर बुलाता हूँ। तो टीचर फू, जाओ मेरे पार्टिसिपेशन ग्रेड से जो चाहो काट लो। सबसे बुरा क्या होगा? मैं ग्रेजुएट होने से पहले ही दोबारा शादी कर लूंगा। आज से अब जब मैंने वे 5 क्रेडिट हासिल कर लिए हैं, हमारा रिश्ता पूरी तरह से एक टीचर और छात्र का पेशेवर रिश्ता होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, चाहे स्कूल में हो या घर पर। जब तक मैं तुम्हारी टीचर रहूंगी, तुम्हें मेरे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जाओ गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ और तमीज से रहना, ठीक है? और अगर बेबी आचेन को अपनी पत्नी की याद आए तो वह खुद आकर मुझे ढूंढ सकता है। क्या मैं तुम्हें इतनी बेताब दिखती हूँ? मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? और हाँ, अब से क्लास के दौरान तुम्हें वे भद्दी काली स्टॉकिंग्स पहनने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। आचेन, तुमने अपना मौका गंवा दिया। ठीक है, मैं वही करूंगी जो मेरे पति कहेंगे। अब से मैं उन्हें यहीं घर पर पहनूंगी, खास तौर पर सिर्फ उनके देखने के लिए। यह कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और सोने चली गई। फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हमारे हफ्ते में 3 बड़े लेक्चर होते हैं, और हैरानी की बात यह है कि वे सभी पहले 3 दिनों में ही रखे गए थे। यह सच में अमानवीय है। वे हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहे हैं। मैंने पोडियम पर खड़ी उस मनहूस औरत को घूर कर देखा। आज इसने काले कपड़े क्यों पहने हैं? इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, मैं गर्मियों के होमवर्क के बारे में बात करना चाहूंगी। 5 स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं। आपकी पार्टिसिपेशन ग्रेड के 50% नंबर काट लिए जाएंगे। जहां तक सुचेन की बात है, तुमने अपने गर्मियों के होमवर्क में एक भी शब्द नहीं लिखा। तुम्हारी पार्टिसिपेशन ग्रेड के 80% नंबर काट लिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे एक चेतावनी के तौर पर लेंगे। अब से अपने असाइनमेंट समय पर पूरे करें। यह तो बहुत ज्यादा सख्त है। भले ही तुम फाइनल एग्जाम में पूरे 100 नंबर ले आओ, क्या उसे आचेंग से कोई पुरानी दुश्मनी है? फिर भी तुम इस कोर्स में फेल हो जाओगे। हालांकि जिन लोगों के नंबर काटे गए हैं, वे उनमें से कुछ नंबर वापस पा सकते हैं, क्लास डिस्कशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और भविष्य के सभी असाइनमेंट समय पर पूरे करके। फू अनवान को मेरे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करते देखकर कमरा नंबर 506 के लड़कों ने मन ही मन उसे ड्रामा क्वीन का लेबल दे दिया, यानी उसे पूरी तरह से नौटंकीबाज मान लिया। लेक्चर के दौरान भले ही मेरा सुनने का कितना भी कम मन क्यों न हो, मैंने दांत भींचे और खुद को ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मुझे इस बात का बहुत डर था कि कहीं मेरे 10 नंबर और न कट जाए। उसी दोपहर बाद जब सभी लोग हॉस्टल में आराम कर रहे थे तो लड़के मेरे एकेडमिक क्रेडिट्स को लेकर परेशान थे। मैंने सुना है कि अगले शनिवार को नए स्टूडेंट्स के स्वागत में एक पार्टी है। जो कोई भी उस पार्टी में जाएगा उसे 2 सोशल एक्टिविटी क्रेडिट्स मिलेंगे। जैसे ही क्लासें खत्म हुई, मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैं तुरंत ही जोश से भर गया और उनसे अपना गिटार मुझे वापस भेजने के लिए कहा। जब मैं हॉस्टल वापस आया और माँ का भेजा हुआ पार्सल खोला तो मैंने देखा कि गिटार रास्ते में ही टूट फूट गया था। जब फा अनवान हॉस्टल वापस आई तो मैं उस समय गिटार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? मैं अगले हफ्ते फ्रेशमैन वेलकम गाला में परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे स्टेज पर जाकर गिटार बजाना है, लेकिन जब माँ ने आज इसे मेरे पास भेजा तो किसी तरह ये टूट फूट गया। फू अनवान ने गिटार की हालत देखी, या यूं कहें जो कुछ भी उसका बचा था। ऐसा लग रहा था कि यह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। चिंता मत करो, मैं कल इसे तुम्हारे लिए रिपेयर शॉप ले जाऊंगी। हालांकि तुम्हें शायद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, मैं क्लब से ही आसानी से एक गिटार उधार ले सकता हूँ। फू वान वान ने कुछ नहीं कहा। उसने टूटे हुए गिटार को दोबारा पैक किया और उसे दरवाजे के पास रख दिया।
तो इसलिए तुमने अचानक जिनका को गाला में हिस्सा लेने का फैसला किया। मैंने अपना होंठ सिकोड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और चारा था। टीचर वो तो बिल्कुल भी रहम नहीं करती। उन्होंने मेरे 80% पार्टिसिपेशन पॉइंट्स काट लिए, इसलिए मेरे पास फ्रेशमैन गाला में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि मैं अपने क्रेडिट्स पूरे कर सकूं। यह कहकर मैं मुड़ा और ऊपर की मंजिल की ओर चल दिया। नहाने के बाद मैं बस एक अच्छी लंबी नींद लेने की तैयारी कर ही रहा था कि वानवान ने दरवाजा खोल दिया। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी और उसने एक तकिया कसकर पकड़ रखा था। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? चाहे हम स्कूल में हो या घर पर, तुम कहीं और जाकर सो सकते हो। यहाँ हम पूरी तरह से टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता ही बनाए रखते हैं। सुचिन, जरा होश में आओ। तुम उस मनहूस औरत के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकते। क्या हवी सच में सोते समय मुझे अपनी बाहों में नहीं लेना चाहते? जरा सोचो, मैं कितनी नरम और प्यारी हूँ। और अगर तुम्हें बाहों में लेना पसंद नहीं है तो और भी कई चीजें की जा सकती हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फऊ वानवान जानती थी कि मैं बस नखरे कर रहा हूँ। वह चलकर मेरे पास आई और धीरे से नीचे झुकी। उसकी पतली उंगलियों ने मेरी बाह पकड़ ली और वह मेरे गले लग गई। क्या तुम्हें इन पिछले 3 दिनों में मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? मैं उस मनहूस औरत के जादू में पूरी तरह खो गया था। उस पर जान छिड़कता था। मेरे प्यारे आचेंग, तुम कितने अच्छे लड़के हो। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मुझे लिविंग रूम में एक बिल्कुल नया गिटार रखा मिला। फू वानवान किचन में रात का खाना बना रही थी। तुमने इतना महंगा गिटार क्यों खरीदा? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मुझे इसकी जरूरत सिर्फ फ्रेशमैन गाला में बजाने के लिए है। कोई बात नहीं, आखिरकार तुम कभी कभार ही तो परफॉर्म करते हो। इवेंट खत्म होने के बाद भी तुम इसे घर पर बजाते रह सकते हो। इसे मेरे लिए बस एक बार बजा दो। बाद में जब भी तुम्हारा मन करे तुम इसे घर पर बजा सकती हो। अगले कुछ दिन पूरी लगन से रियाज करने में बिताओ। फ्रेशमैन वेलकम गाला की रात मैं वहां तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आऊंगा। मैं बस यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों में नंदा यूनिवर्सिटी में तुम्हें कितनी ज्यादा शोहरत मिली है। अगर तुम वेलकम गाला में आती हो तो यकीनन तुम्हारे चाहने वालों की एक नई फौज खड़ी हो जाएगी। प्रोफेसर फू, तुम अपने दफ्तर में ही क्यों नहीं रहती और अपने लेक्चर की तैयारी पर ध्यान क्यों नहीं देती? तुम्हें सच में वेलकम गाला में नहीं जाना चाहिए क्या? क्या मेरे पति मुझे देखना नहीं चाहते? जब से तुमने फू वानवान नंदा में अपनी ये नौकरी शुरू की है, स्कूल के फोरम पर हर तरह के अश्लील कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी पूरी दौलत लुटाने को भी तैयार हैं, सिर्फ तुम्हें अपने घर में अपनी निजी खिलौने की तरह रखने के लिए। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम कितनी ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हो? तुम तो हर आते जाते लड़के के साथ फ्लर्ट करती घूम रही हो। फू वानवान को जाहिर है यह एहसास हो गया था कि उसके पति को जलन हो रही है। अच्छा तो फिर मुझे बताओ प्यारे, मैं आखिर किस तरह हर आते जाते लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? अभी तुमने इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, इसे फ्लर्टिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तुमने खुद को इतना सजा संवार लिया है कि तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। फू वानवान ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। तो ऐसा महसूस होता है जब पति अपनी तारीफ करता है। ठीक है, अब से मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। अब मैं इतनी ज्यादा सज धज कर नहीं रहूंगी। आचेन, अगर तुम्हें सच में डर है कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा तो मुझे एक अंगूठी दिला दो, ऐसी अंगूठी जिसे मैं हर समय पहन सकूं। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी की हो चुकी हूँ। तभी मुझे यह एहसास हुआ हमारी शादी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने फऊ वानवान को अभी तक एक भी तोहफा नहीं दिया है। खैर, जैसे ही मैं फ्रेशमैन वेलकम गाला का सारा काम खत्म कर लूंगा, मैं उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेने जाऊंगा। आखिरकार मैं ग्रेजुएट हो पाऊंगा या नहीं, यह पूरी तरह से उस कमीनी के ही हाथों में है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद और मेरे मजबूत बेस की वजह से पिछले कुछ दिनों में मेरी गिटार की रिहर्सल बहुत ही बढ़िया रही है। परफॉर्मेंस से एक रात पहले मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने शीट म्यूजिक को बार-बार देखा, इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। जब फऊ वानवान घर पहुंची तब तक काफी रात हो चुकी थी। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? फऊ वानवान, मैं बाहर गया था अपने बेबी चेंग के लिए एक तोहफा लेने। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। वानवान ने अपने पीछे हाथ किया और एक बहुत ही सुंदर ढंग से पैक किया हुआ डिब्बा निकाला। मैंने हैरानी से अपनी आंखें मली। यह एक टॉप क्लास कॉस्ट्यूम डिजाइनर का बनाया हुआ पीस था, कोई ऐसा जो आमतौर पर सिर्फ बड़े टीवी स्टेशनों के लिए ही काम करता है, और यह आम लोगों के लिए बिक्री के लिए भी उपलब्ध नहीं था। यह इतना शानदार था कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ सिर्फ एक प्रदर्शनी में देखा था, और तब भी मुझे इसे एक बैरियर के पीछे से दूर से ही देखना पड़ा था। मैं इसे पहनने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर यह गंदा हो गया तो मैं इसे वापस कैसे करूंगा? वानवान ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से मुंह फुलाते हुए कहा, पागल, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हें इसे वापस नहीं करना है, यह अब तुम्हारा है, इसे पहनकर देखना चाहोगे पतिदेव? 2 मिनट बाद मैं वॉक इन क्लोसेट से बाहर निकला। फऊ वानवान की आंखें तारीफ से चौड़ी हो गईं। यह कैसा लग रहा है? एकदम शानदार, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया जान। यह देखकर कि शर्म से मेरे कानों के सिरे लाल हो रहे थे, फऊ वानवान अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरे गाल पर प्यार से एक हल्की सी किस की। उस शाम फ्रेशमैन वेलकम गाला में मेरे पहले से ही मजबूत बेस की वजह से और उन कुछ दिनों की कड़ी प्रैक्टिस की वजह से मैंने अपने पीस की एक एकदम बेदाग परफॉर्मेंस दी। लेकिन जब गाला खत्म हो गया, जब सारे परफॉर्मेंस हो चुके थे, तब भी मुझे फू वानवान की एक झलक भी नहीं दिखी थी। वो कमबख्त औरत, क्या तुमने सच में मेरी बात मान ली जब मैंने तुमसे कहा था कि मत आना? तुम तो मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए भी नहीं रुकी। मैं स्कूल के पिछले दरवाजे की तरफ गया, कार का दरवाजा खोला और फौरन ही ताजे फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता मेरे सामने आ गया। तुमने बहुत मेहनत की हबी, तुम्हारे सफल परफॉर्मेंस के लिए बधाई। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे जो फूल मिले थे उन्हें छोड़कर तब से लेकर अब तक यह पहली बार था जब मुझे कोई गुलदस्ता मिला था। फिर भी मेरे मन में एक कसक बाकी थी। आखिरकार फू वानवान असल में वहां मौजूद नहीं थी ताकि वह अपनी आंखों से मेरा परफॉर्मेंस देख पाती। मैंने अपनी नजरें नीचे की और अपना फोन स्क्रॉल किया और अपने वीचैट मोमेंट्स फीड में उस छोटे से लाल नोटिफिकेशन डॉट पर टैप किया। तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी। फू वानवान के वीचैट मोमेंट्स पर मेरा परफॉर्मेंस करते हुए एक फोटो थी जिसके साथ यह कैप्शन लिखा था, तारों भरे आसमान के बीच पूरा चांद चमक रहा है। यह फोटो देखने वालों की सबसे पिछली लाइन से ली गई थी। क्या तुमने स्कूल के टीचरों को ब्लॉक कर दिया था? मैं यह वीचैट अकाउंट सिर्फ अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसे काम से जुड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। यह औरत सच में बहुत ज्यादा होशियार है। ठीक है फिर, अब मेरे मन में कोई भी कसक बाकी नहीं थी। आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला था, लेकिन कोई दिन कितना भी शानदार क्यों न हो, वह किसी को भी अपनी कब्र खुद खोदने से नहीं रोक सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित महसूस कर रहा था। नहाने के बाद मैं ठीक फू वानवान के पीछे बैठ गया। फू वानवान, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है। इस फोटो की कलर ग्रेडिंग तो देखो। फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैंने फू वानवान से सलाह लेने के लिए उसकी तरफ देखा। तुमने ये सेटिंग्स आखिर कैसे बदली? इससे पहले कि फू वानवान कुछ कह पाती, उसने वह कॉन्टैक्ट लेबल देख लिया जो मैंने उसके लिए रखा था, बांझपन। बहुत बढ़िया। फू वानवान ने कुछ नहीं कहा, वह बस मेरी गोद में चढ़ गई और मुझे चूमने लगी। तुम क्या कर रही हो? फू वानवान
चुप रही और बस मुझे लगातार चूमती रही। ओह बेबी चेन, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या किया है ना? भगवान गवाह है, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या किया था। ना मैंने क्या किया, तब तक फू वान वान मेरी शर्ट के बटन खोल चुकी थी। अपनी उस जानी पहचानी पांचवी बहन वाली आवाज में उसने पूछा, वह कॉन्टैक्ट लेबल क्या था जो तुमने मुझे दिया था? हाँ बेबी चेन हो, क्या तुम्हें याद आया? मैं 2 सेकंड के लिए जमसा गया, फिर होश में आया। नहीं रुको, वह तो बस उस समय की बात है। यह औरत कभी कोई सफाई नहीं सुनती। कट। फू वान वान पूरी तरह से मुझसे लिपट गई। मुझे पता था कि आज रात उससे बच निकलना नामुमकिन है। शनिवार को मैंने दोपहर तक अपनी आंखें नहीं खोली। मेरे बगल में कोई नहीं था। मैंने अपनी बाहें फैलाई और अपनी पीठ को ताना। जब मैं नीचे गया तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही कई पकवान सजे हुए थे। मैंने जानबूझकर अपनी कुर्सी जोर से खींची, जिससे एक तेज रगड़ने जैसी आवाज हुई। फू वान वान रसोई से आखिरी पकवान लेकर बाहर आई और फिर ठीक मेरे बगल में बैठ गई। क्या बात है बेबी? मैं चुप रहा। मेरा मन पूरी तरह से पिछली रात की घटनाओं में डूबा हुआ था। हनी मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने हद पार कर दी थी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बाद में किसी हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने पर ले चलूं? मेरा सच में कोई मूड नहीं है, बस अपना खाना खाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में वहां ले चलूंगी। क्या नानचिंग में कोई हॉट स्प्रिंग है भी? मैंने उस औरत की तरफ देखा लेकिन और कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से उस औरत की तरफ देखा और फिर चुप हो गया। जब हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने देखा कि फू वान वान के हाव भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। फू वान वान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हें जुकाम हो गया है? कुछ नहीं, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बुखार एक गंभीर बात है, क्या पता इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। नानचिंग पीपल्स हॉस्पिटल, मैं शायद ही कभी बीमार पड़ती हूँ, मैं शायद ही कभी हॉस्पिटल जाती हूँ। यहाँ आउट पेशेंट लॉबी में खड़े होकर मुझे यह भी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में रजिस्टर करूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलो सीधे अंदर चलते हैं। टाइगर का एक दोस्त वहाँ काम करता है। मेरे पास वान वान का हाथ पकड़कर 8वीं मंजिल पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दीदी वान वान, आप हमारे हॉस्पिटल में कैसे आई? फू वान वान आगे बढ़ी और मेरा परिचय करवाया। मैं आपका परिचय करवाती हूँ, यह जियांग जियांग है, यह मेरे कॉलेज की दोस्त है और यह मेरे पति सुचेन है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। यह थोड़ा अजीब सा पल था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप इसका अच्छे से चेकअप कर सकते हैं? कल तक तो यह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज इसे देखो। चेकअप के दौरान कंसल्टेशन रूम में सिर्फ मरीज को ही जाने की इजाजत होती है। जीजा जी, क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? मैं यहाँ हूँ। तो दीदी वान वान जरूर ठीक हो जाएंगी। तुमने बहुत लंबे समय से खुद पर काबू रखा हुआ है, सब कुछ अंदर ही दबा हुआ है। बकवास मत करो, तुम्हें आज चेन के सामने ऐसी बकवास करने की इजाजत नहीं है। सुना तुमने? ओ पापा, वान वान ने जियांग जियांग को घूर कर देखा। जीजा जी, मेरी बहन को यह बुखार इसलिए है क्योंकि फू वान वान ने जियांग जियांग की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में रोक दिया। आखिर चल क्या रहा है? मुझसे कुछ मत छिपाओ। बस असल में मैं बहुत लंबे समय से दूर रही हूँ, यह कोई गंभीर बात नहीं है। घर जाते समय मैं अजीब तरह से कार की खिड़की से बाहर देखती रही। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बहुत लंबे समय से दूर रही हूँ, आखिर इसका क्या मतलब था? अभी कल रात ही तो हम एक दूसरे के इतने करीब थे। पागल कहीं की, वह तो बिल्कुल ही पागल है। उस शाम मैं बिस्तर पर लेटी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने ऑनलाइन खोजकर महिलाओं में लंबे समय तक शारीरिक दूरी बनाए रखने के बुरे असर के बारे में पढ़ा। पता चला कि महिलाओं के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखने के बहुत सारे बुरे नतीजे होते हैं। ये तो सच में काफी डरावना है। लेकिन फिर हम तो शादीशुदा जोड़ा है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मैं उसे इस तरह बुखार से परेशान होते हुए नहीं देख सकती। यही सोचते हुए मैं स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। यह पक्का करने के बाद कि फू वान वान किसी मीटिंग में नहीं थी, मैं सीधे अंदर चली गई। मैं धीरे धीरे फू वान वान के पास गई, उसे धीरे से उसकी कुर्सी से उठाया और उसे डेस्क पर बिठा दिया। पत्नी, मेरी बाहें धीरे धीरे फू वान वान की पतली कमर के चारों ओर लिपट गईं। क्या बात है? क्या कल रात मैंने तुम्हें काफी थकाया नहीं था? फू वान वान की स्कर्ट पहले से ही काफी छोटी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ